guys, today we will discuss about inflation. Okay, what is inflation? क्या है inflation? आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? और how do you define inflation? ठीक है ना? तो समझते हैं inflation क्या है? Inflation refer to the rate. Inflation refer to the rate at which the overall purchases of goods and services rise. Inflation refer to the rate at which the overall price of goods and services rise in the economy. ठीक है ना? इन्फ्लेशन क्या है ना? इन्फ्लेशन एक रेट है जो कि इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन क्या है ना? इन्फ्लेशन एक तरह का रेट है जो रेट है और ओवरऑल रेट है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है ना? जो कि इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है इकोनॉमिक में, ठीक है ना? इन्फ्लेशन रेफर टू द रेट एट विच द ओवरऑल प्राइस, इन्फ्लेशन एक रेट है जिसके कारण की ना ओवरऑल प्राइस राइज हो जाता है इकोनॉमिक में गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है ना? इसके कारण क्या होता है ना, परचेजिंग पावर लोगों का डिक्रीज हो जाता है, या परचेजिंग पावर कॉमन लोगों का डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सामान महंगे हो जाते हैं, ठीक है ना? इस कारण नाउ हाउ वी मेजर इन्फ्लेशन, तो देयर आर सम पॉसिबल इन्फ्लेशन आज, जैसे कि क्रिम्पिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना? क्रिम्पिंग इन्फ्लेशन में ना एनुअली बढ़ता है 2.5% प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन 5 to 6% से बढ़ता है, ठीक है ना? उसी तरह से होता है रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना? रनिंग इन्फ्लेशन क्या है भैया? प्राइस लेवल जो गुड्स और सर्विसेज का है उसमें इंक्रीज होता है पर एनम 10% से। फिर होता है हाइपर इन्फ्लेशन जिसमें कि प्राइस लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जैसे कि 200% अप्रोक्स और हो सके उससे भी ज्यादा, ठीक है ना? फिर होता है भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि डिमांड बढ़ने के कारण होता है, ठीक है ना? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट बाय द प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और उसका हाई डिमांड है, उसके कारण उस प्रोडक्ट का सब क्राइसिस हो रहा है, तो उस कारण बढ़ जाता है उस चीज का प्राइस। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है भैया? किसी चीज का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण ये चीज होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है ना? आप समझते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, और कारण क्या है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, ठीक है ना? जैसे देखिए कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या है ना, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन उसको कहते हैं जब प्रोडक्शन, किसी भी चीज का प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो भाई पैसा लग रहा होगा प्रोडक्शन करने में भी, मशीन, लेबर, फैक्ट्री, 10 तरह का चीज, और इन चीजों का अगर प्राइस बढ़ता है, जैसे वेज रेट बढ़ गया तब प्रोडक्शन प्राइस बढ़ सकता है गुड्स का, तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना? या पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ता है तब पर भी कॉस्ट इंक्रीज हुआ पर प्रोडक्ट, तब पर भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, उसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन caused by an increase in price of inputs like labor, raw material, etc. The increased price of the factor of production lead to a decrease of supply of these goods, ठीक है ना? While the demand remain constant, the price of commodity increase, causing a rise in overall price level. This is in essence cost push inflation, ठीक है ना? जैसा कि हम कहें कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है भाई? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक तरह का इन्फ्लेशन है जो कि रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह का प्राइस बढ़ने के कारण होता है। देखिए क्या होता है ना, प्राइस बढ़ गया, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, द इंक्रीज प्राइस इंक्रीज होने के कारण द इंक्रीज प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ दीज गुड्स। देखिए पहले हम 10 रुपया में बना रहे थे 10 गुड्स,
अब क्या हो गया ना, 8 रुपया में बना रहे हैं, अब 10 रुपया में बना रहे हैं 8 गुड्स। कारण प्राइस बढ़ गया रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का बढ़ गया तो इधर जो हमारा सप्लाई है वो गिरेगा ना भाई। सप्लाई गिरने से क्या हुआ, डिमांड तो मेरा कांस्टेंट है, डिमांड तो घटा बढ़ा नहीं। सप्लाई गिरने से, सप्लाई गिरने से कमोडिटी का क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, किसी चीज का भी सप्लाई गिरा, जैसे क्या हो रहा था पहले 10 रुपया में हम 10 गुड्स बना रहे थे, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने के बाद क्या हो रहा है, 10 रुपया में हम 8 गुड्स बना रहे हैं, लेकिन सप्लाई तो मेरा कम गया, सप्लाई कम गया, डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड कांस्टेंट रहने के कारण सप्लाई, जैसे सप्लाई गिरा, डिमांड कांस्टेंट है, मेरा डिमांड जितना था उतना ही है, प्राइस बढ़ गया। ठीक है, और ओवरऑल इस कारण से प्राइस राइज हो गया। इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए इसका कारण क्या क्या है, हाइयर प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस अगर ज्यादा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो गया, तब ओवरऑल प्राइस हमारा प्रोडक्शन का बढ़ जाएगा। वेज रेट हाई हो गया तब पर भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। राइज इन ऑयल प्राइजेज और अदर रॉ मटेरियल का प्राइस या ऑयल का प्राइस हमारा जो है अगर बढ़ जाता है तब पर भी प्रॉब्लम होगा, तब पर भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, टैक्सेज अगर हाई हो गए, ठीक है ना, जीएसटी अगर ज्यादा लग रहा है, जीएसटी अगर इंक्रीज हो गया, जैसे कि पहले जैसे कुछ चीजों में पहले जीएसटी कम थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है, जैसे मेडिकल कॉमोडिटीज या मेडिकल सप्लाईज में पहले जीएसटी 5% था, जो कि अभी बढ़ के 18% अप्रोक्स हो गया या उससे भी ज्यादा हो गया। तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस हाई हो रहा है मेडिसिन का। ट्रेड यूनियन प्रेशर के कारण भी ये चीज होता है कि ट्रेड यूनियन प्रेशर के कारण बेच बढ़ाना पड़ रहा है, बेच बढ़ाए तो पर यूनिट जो हमारा कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्ट पे वो बढ़ जाएगा। प्राइस राइज हो जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तब पर भी फर्क पड़ेगा। अब समझते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है, जैसे वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, डिमांड के कारण, एक्सेस डिमांड होने के कारण राइज हो जा रहा है प्राइस, एक्सेस डिमांड होने के कारण क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट घट जा रहा है। ठीक है, सप्लाई तो कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ गया, सप्लाई एक सीमित है, मेरा सप्लाई है 10 लेकिन डिमांड आ रहा है 20 का, उसके कारण मेरा प्राइस बढ़ जाना, इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इफ द प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री rises continuously as a result of increase in demand, डिमांड मेरा जैसे 10 है, 10 है भाई डिमांड, और सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, और पहले 10 है डिमांड, अब डिमांड बढ़ के हो गया 20 लेकिन अभी भी सप्लाई मेरा कांस्टेंट है। या इसको ऐसे समझते हैं कि सप्लाई हमारा 2 बाइक का है, जैसे कि कुछ दिन पहले आप करीब आज से 1 साल पीछे जाइए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ R15 का, ठीक है ना, यामाहा का R15 बाइक था, तो उसका डिमांड काफी था मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन सप्लाई जो था सीमित था। ठीक है, यह डिमांड था मान के चलिए 10 का और आ रहा है 2, एक केस। दूसरा केस में हो गया डिमांड 20 हो गया तब पर भी आ रहा है 2, तो इसके कारण प्राइस बढ़ गया। ठीक है, इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है ना, ये होते किस किस कारण से हैं अब ये समझ लेते हैं। देखिए ये बेसिकली दो चार कारण से होता है, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, अगर पब्लिक का खर्च करना बढ़ा दिए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है जिसके कारण डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, मोर मनी इन द सिस्टम, सिस्टम में ज्यादा मनी आ गया है, इसके कारण भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है ना, कैसे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेस in monetary or growth, too much money in an economic system with too few goods makes price increases। ठीक है ना, अगर प्राइस गुड्स सीमित है और बहुत सारा पैसा आ जाता है लोगों के पास तब पर भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। ठीक है ना, एसेट इन्फ्लेशन के कारण भी ये चीज होता है, अ सडन राइज इन एक्सपोर्ट while led to an undervaluation of the investment induced करेंसी। ठीक है ना, तो इस कारण से भी ये सब चीज
होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अब हम समझते हैं इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब तक हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन क्या है, कारण क्या है, टाइप क्या है। अब हम पढ़ते हैं हाउ वी कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, पहले तो हम भाई मॉनेटरी पॉलिसी जानते हैं कंट्रोल करने का इन्फ्लेशन का। देखिए, दो चार तरीका है, जैसे बैंक रेट, जिस रेट पे द बैंक रेट इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री रीडिस्काउंट any bill of exchange submitted by an commercial bank to take loan for a central bank। देखिए, बैंक रेट क्या है ना, एक तरह का रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रही है बैंकों को, वह रेट है बैंक रेट। और उसको इन्फ्लेशन को ठीक करने में क्या करता है ना, व्हेन मनी इंक्रीज when money income of the public is greater than the goods and services, then the central bank increase the bank rate and correct inflation। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कैसे इन्फ्लेशन को करेक्ट करेगी, थ्रू बैंक रेट। आरबीआई क्या करेगी ना, बढ़ा देगी बैंक रेट, बढ़ा देगी, जिसके कारण बैंकों के पास क्या होगा ना, मान लीजिए पहले पहले बैंक रेट 10% था, जब इन्फ्लेशन नहीं था। जब इन्फ्लेशन आया तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट 20% कर देगी, जिसके कारण बैंक के पास कम पैसा थोड़ा बचेगा। मान लीजिए पहले 100 रुपया बैंक के पास था और 10% रखना था, ठीक है ना, 10% रेट था हमारा, तो हम 90 रुपया बैंक देती पब्लिक को। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, इन्फ्लेशन के समय 100 रुपया पे 20%, तो 80 रुपया लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन करेक्ट करती है सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन्फ्लेशन के समय क्या करती है ना, आरबीआई क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज से सेल करेगी, सिक्योरिटीज को सेल करने से लोगों का पैसा बैंकों के पास आएगा, और बैंकों के पास आएगा तो लोगों का परचेजिंग पावर घटेगा, तो इन्फ्लेशन ठीक होगा। फिर सीआरआर जो मेंटेन करती है और सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। देखिए, सीआरआर क्या है ना, एक तरह का रेट है, एक तरह का कैश रिजर्व है, जो कि हर एक बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, अपने कैश का कुछ हिस्सा रखना पड़ता है, जो भी उसके पास पैसा आ रहा है। तो मान लेते हैं 1 लाख पे 10% है सीआरआर, लेकिन इन्फ्लेशन के समय क्या हुआ ना, ये 1 लाख का 20% आपको रखना पड़ेगा। तो पहले बैंक लोन दे रही थी 1 लाख का 90,000 रुपया उधर, और इधर 10% आरबीआई के पास रिजर्व रख दे रही थी। लेकिन इन्फ्लेशन के केस में क्या हुआ, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया भैया, कि आप इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, आप रेट बढ़ाइए, ठीक है ना। रेट बढ़ा दिया आरबीआई, आरबीआई बोली कि 20% होगा सीआरआर, तो 20% होगा, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया भाई, आज 20,000। तो 20,000 अब रिजर्व रखेंगे, पहले 10,000 रख रहे थे जब इन्फ्लेशन नहीं था, जब इन्फ्लेशन आया तो 20% रखना पड़ा। क्यों, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, ताकि अब लोग लोन कम मिले लोगों को, इस कारण परचेजिंग पावर थोड़ा घटा हुआ रहे लोगों का, इससे इन्फ्लेशन करेक्ट करता है, ठीक है ना। अब कुछ फिजिकल पॉलिसी भी जानते हैं, और मेजर गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रेज कर देगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, डिक्रीज कर देगी गवर्नमेंट ट्रांसफर और सब्सिडी, इंक्रीज कर देगी टैक्स जो कि इम्पोज कर रही है गवर्नमेंट, या अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मेजर, इसी को कहते हैं मोटा मोटी फिजिकल मेजर, ठीक है ना। और ये सारा वे में करेक्ट करती है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।